वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है जो हमें पढ़ना है उसका नाम है ट्रिपल इंटीग्रल्स। तो जिस तरीके से हमने डबल इंटीग्रल सीखा वैसे ही अब हम ट्रिपल इंटीग्रल को सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रल एक्चुअली में है क्या। तो अगर आपके पास, जैसे आप कंसीडर कर लीजिए कि जैसे आपके पास टू वेरिएबल का फंक्शन आपने पढ़ा था जब आपने डबल इंटीग्रल सीखा था, उस समय आपने किसका यूज करा था, जो टू वेरिएबल वाला फंक्शन था। तो अब मान लीजिए कि आपके पास थ्री वेरिएबल वाला फंक्शन है। तो हमारे पास सपोज हमने मान लिया कि एक फंक्शन है जो कि थ्री वेरिएबल का है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ठीक है, आप इसको चाह रहे हैं कि मैं क्या करूं, इसको इंटीग्रेट करूं, तो ये जो फंक्शन है जो थ्री वेरिएबल का है, इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये किसी एरिया रीजन पर इंटीग्रेट नहीं होता है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये किसी वॉल्यूम पर इंटीग्रेट होता है। जब हमने डबल इंटीग्रल पढ़ा था तो वहां पर हमने टू वेरिएबल का फंक्शन लिया था और हमने वहां पर बोला था कि हमको क्या करना है, डबल इंटीग्रल में टू वेरिएबल के फंक्शन को किसी रीजन पर इंटीग्रेट करना है। पर यहाँ पर क्या है, हमारे पास अगर फंक्शन थ्री वेरिएबल का है तो वो किसी रीजन पर इंटीग्रेट ना होकर किसी वॉल्यूम पर इंटीग्रेट होता है। मेरी बात समझ आ गई। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई वॉल्यूम है v जिस पर हमें इस f फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो उस इंटीग्रल को कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रल और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। आपको यहां पर तीन इंटीग्रल के सिंबल यूज करने हैं। यहां पर आपको लिखना है dv और ये i इंटीग्रल। ठीक है, तो ये i इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इस f फंक्शन को किसी वॉल्यूम v पर इंटीग्रेट करा है। ठीक है, तो जो ये dv है ये एक्चुअली में है क्या, सपोज आपके पास कोई एक वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम को अभी बेसिकली एक स्फेयर लेके काम करता हूं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाए, एक इजी अप्रोच हो जाए dv को समझने के लिए। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये स्फेयर है एक और ये थ्री डायमेंशनल स्फेयर है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमको लगे कि ये 3D स्फेयर है। तो ये एक तरीके से थ्री डायमेंशनल हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो वहां पर हम क्या करते थे, जब हम डबल इंटीग्रल को हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने क्या करा था, सबसे पहले चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब आपने सिंगल इंटीग्रल पढ़ा तो वहां पर कोई अगर रीजन आपके पास दिया रहता था, सपोज आपके पास ये रीजन है, तो सिंगल इंटीग्रल में आपको क्या करना है, इस कर्व के नीचे का सपोज आपको एरिया या कुछ भी करना है, इस रीजन पर आपको इंटीग्रेट करना है जो इसके अंडर में है। तो आप वहां पर एक स्ट्रिप लेते थे और उस स्ट्रिप की जो विड्थ होती थी उसे dx कहते थे और लेंथ को आप y कहते थे, और आप उसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराते थे और फिर जाके वो कंप्लीट रीजन पर क्या हो जाता था, इंटीग्रेट। वही सेम हमने क्या करा, जब हमारे पास डबल इंटीग्रल आया तो इसी रीजन को अगर हमें इंटीग्रेट करना है इस रीजन पर किसी फंक्शन को, तो हमने क्या करा, एक बॉक्स का यूज करा। बॉक्स तो मैं इसको नहीं कहूँगा, एक रेक्टेंगल का यूज करा जिसकी विड्थ हमने dx मानी और लेंथ हमने dy मानी। फिर हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन थे, आप पहले y डायरेक्शन में मूव कर लें या फिर x में से कोई सा भी एक आप चुनेंगे। तो सपोज मैंने y चुना तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि उसे यहाँ से, इस बॉक्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराने का। फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराना है, और तो इसका मतलब क्या होगा, वो पूरे रीजन पर मूव हो जाएगा बॉक्स, तो वो पूरे एरिया को जो उसका रीजन है r उसको कवर कर लेगा। तो वहीं हमें सेम यहाँ पर क्या करना है, एक क्यूबॉइड लेना है। मेरी बात समझ आ रही है, ये एक क्यूबॉइड लेना है जिसकी विड्थ आप कहेंगे dx, लेंथ आप कहेंगे dy और हाइट को आप नाम दे देंगे dz। सपोज कर ले कि आप ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो आपने उस बॉक्स की विड्थ क्या ली, dx, लेंथ क्या ली dy और हाइट क्या ली dz। अब आपके पास यहाँ पर जब आप डबल इंटीग्रल में काम कर रहे थे वहां पर आपके पास दो ऑप्शंस थे। या तो आप सबसे पहले क्या कर रहे थे, y डायरेक्शन में मूव कर रहे थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मूव करेंगे, उसके बाद हम कांस्टेंट लिमिट पुट करेंगे x की यहाँ से यहाँ तक। या फिर हम क्या कर सकते थे, पहले हम यहाँ से यहाँ मूव करें और फिर हम यहाँ से यहाँ मूव करें। मेरी बात समझ आ रही है। इसमें तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा क्योंकि
मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों डायरेक्टली सिंगल इंटीग्रल से रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये कर्व्ड एरिया है, तो जब आप इधर से एक्स एक्सिस वाले में मूव करेंगे तो आपको इसको रीजन को तोड़ना पड़ेगा दो हिस्सों में। मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि ये कर्व थोड़ा सा अलग तरीके से कर्व्ड है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो आपका सिंगल ही उससे हो जाता, सिंगल इंटीग्रल से, लेकिन आपको यहाँ पर सम ऑफ टू डबल इंटीग्रल इसको लिखना पड़ेगा अगर आप एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। तो चलो हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो सब आपने डबल इंटीग्रल में कर लिया है। पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर भी क्या है, दो वेज थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे, अब तीन वेज हो जाएंगे किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है कि आप पहले z डायरेक्शन में मूव करें, उसके बाद y डायरेक्शन में मूव करें, उसके बाद x डायरेक्शन में मूव करें, या फिर आप पहले y डायरेक्शन में मूव करें इस तरीके से, फिर x में, फिर z में। तो इस तरीके से हमारे पास तीन नहीं, मैं गलती से तीन बोल दिया, इस तरीके से हमारे पास कितने वेज आ जाएंगे, 6 वेज आ जाएंगे इंटीग्रेट करने के। तो आप किसी भी वे को चुन सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए हम इसको क्या लिखते थे, जैसे सपोज ये हमारे पास कोई रीजन है r जिसका कि dA से रिप्रेजेंट करते थे हम उसके एरिया को, तो हम इसे लिखते थे या तो dx dy या फिर हम लिख लेते थे dy dx। तो सिमिलरली मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास, 6 वेज हो जाएंगे। पहला वे dz, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, dv की बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? dz dy dx, इसी स्टैंडर्ड वे को लगभग सभी यूज़ करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करें, z की लिमिट पुट करें, फिर हम y डायरेक्शन में मूव करें, फिर हम x डायरेक्शन में मूव करें। ये तीन तरीका है, ये एक तरीका है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को उसके पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, जब हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो dy dz dx, या फिर आप फर्स्ट नंबर पे dx ले आएँ, कुछ भी आप कर सकते हैं। टोटल ये जो अगर आप वेज बनाएंगे इनके, तो ये टोटल 6 वेज बनेंगे। मैं पूरे के पूरे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये टोटल 6 वेज बनेंगे। आप इन्हीं को बस इंटरचेंज करते जाइए। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल इंटीग्रल जब आपके पास था तो आपके पास उस समय भी क्या था, एक ही वे था इस तरीके से करने का, या फिर आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन उसे मैं सिंगल ही वे मानूंगा। यहाँ पर आप दो तरीके से आप इसको मूव करा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? पर यहाँ पर कितने तरीके से करा सकते हैं हम, 6 तरीकों से करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रिपल इंटीग्रल। यहाँ पर अगर जनरली मैं इसी का यूज़ करूँगा, dv रिप्रेजेंट दिस, जनरली मैं इसी का यूज़ करूँगा, आप किसी को भी मान सकते हैं dv। तो अगर आपने dv को कितना लिख दिया है, dz dy dx लिख दिया है, और आप किसी ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन f को आपके पास क्या है, उस पर आप इंटीग्रेट करा रहे हैं, तो dv की जगह अगर मैं लिख रहा हूँ dy dz dx, तो आपकी जो लिमिट्स होंगी, जो फर्स्ट इंटीग्रल आपका होगा वो z का होगा, उसकी लिमिट्स जो होंगी वो z की होंगी। तो सपोज कर लिया आपने कि इसको आपने z को एक्सप्रेस करा φ1 ऑफ x, y, यहाँ पर भी z को एक्सप्रेस करा φ2 ऑफ x, y। अब जब आप इसको इंटीग्रेट कर चुके होंगे इतने हिस्से को, तो ये पोर्शन आपका गायब हो जाएगा। अब ये फिर से डबल इंटीग्रल में आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये सब हम इसके अंदर सीखेंगे, इसी को हम ट्रिपल इंटीग्रल्स कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से कि ट्रिपल इंटीग्रल हमें कैसे सॉल्व करना है, हम उस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले आपने क्या, उस क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है इस रीजन पर। ये एक रीजन नहीं है बल्कि ये क्या है, एक वॉल्यूम है। तो मैं कहूँगा कि आपको इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है इस वॉल्यूम पर। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका फंक्शन इन 3 वेरिएबल है। तो वहाँ पर डबल इंटीग्रल में हम क्या करते थे, डबल इंटीग्रल में हम हर चीज़ का सबसे पहले क्या करते थे, एक ग्राफ बनाते थे। तो इसी तरीके से हमें भी यहाँ पर इसका एक रफ स्केच बनाना चाहिए, और उस रफ स्केच की हेल्प से हम लिमिट्स को रख पाएंगे। अब आप क्योंकि क्लास 12 पढ़ के आए हैं तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने पढ़ के आया है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये किस चीज़ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो इसका ग्राफ डायरेक्टली हमें पता रहता है कि कैसा बनता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, z एक्सिस, इसको मान लूँ मैं x एक्सिस, और इसको मान लूँ मैं y एक्सिस, तो इस प्लेन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये एक प्लेन है तो ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? एक प्लेन है, आप ऐसे सपोज करिए कि ये आपके पास 3 डायमेंशनल प्लेन्स है। ये ऐसे मान लीजिए आप x एक्सिस, इसे मान लीजिए आप y, इसे मान लीजिए आप z।
तो हो क्या रहा है कि ये जो प्लेन है ये इसको ऐसे कट करते हुए जा रहा है, समझ आ रही है मेरी बात, ऐसे ये स्लैश करते हुए इसको जा रहा है यहाँ से। तो मैं आगे का बना नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं बना रहा हूँ आगे का, क्योंकि उससे फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, प्लस हमारे पास रीजन इस समय क्या दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड z इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमें इसी बॉक्स के अंदर काम करना है जहां पर ये तीनों ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मैं एक रफ स्केच बना लेता हूं कि ये प्लेन कैसे मूव कर रहा है। ये प्लेन कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको। इस तरीके से कंप्लीट प्लेन है एक जो इसको स्लैश करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास रीजन है बेसिकली, वॉल्यूम, सॉरी रीजन नहीं बोलूंगा मैं अब। तो ये एक क्या है, एक पिरामिड शेप का आप कह सकते हैं इसको, जिस तरीके से पिरामिड होता है वो ये उस शेप का है, समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। इस पर हमें क्या करना है, आपको इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम जनरली किस में काम करेंगे, dv को हम मानेंगे dz dy dx, ठीक है। तो अब मुझे सोचना होगा कि मैं लिमिट्स किस तरीके से इसकी पुट करूंगा। तो i को मैं, आप देख लीजिए, थोड़ा मैं दूर दूर लिख देता हूं ताकि मैं लिमिट्स को आसानी से रख पाऊँ। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 होल क्यूब dz dy dx। तो आप देख लीजिए आपके पास प्लेन क्या है, z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब आपने कहा कि z इज ग्रेटर देन 0, z नेगेटिव नहीं है तो z इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, z एक्सिस आपकी कहाँ से कहाँ तक आपको मूव कराना है। अगर आप इसके अंदर एक क्यूबॉइड बनाएंगे तो उसमें आपको z कहाँ से कहाँ मूव कराना है, 0 से। ये जो प्लेन है ये वाला, ये है z इज इक्वल टू 0 का प्लेन, मेरी बात समझ आ रही है। ये जो सरफेस है इसका जो फ्लोर है वो है z इज इक्वल टू 0, आपको इससे ऊपर जाना है। और ये जो सरफेस है इसका प्लेन का, ये वाला जो सरफेस है, इसकी इक्वेशन कितनी है, इसकी इक्वेशन है ये। तो मतलब आपने क्या करा, जब एक क्यूबॉइड आपने इसके अंदर बनाया और आप चाह रहे हैं कि आप इस पूरे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर पाए, तो आपको यहाँ से इस बेस से इस टॉप तक, टॉप कौन है इसका, ये जो इसका प्लेन है ये है इसका टॉप, तो वहां तक मूव करना है। तो टॉप पर z की वैल्यू कितनी है ये, बेस पर z की वैल्यू कितनी है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि z की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, वो यही होगी, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब बाकी लिमिट्स हम बाद में, हमेशा आप बाकी लिमिट्स का बाद में सोचें, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट एक बार आप कर लें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास x प्लस वाई इस समय कांस्टेंट है, आप z को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस 1 ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो एक तरीके से आप किस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1 ओवर a प्लस जेड टू होल क्यूब। अब आप जानते हैं कि x टू द पावर n dx इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ठीक है। तो मैं उसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपके पास, फाइनली इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा -1 ओवर 2 1 ओवर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 होल स्क्वायर, और लिमिट्स अभी भी वही हैं 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। मेरी बात समझ आ रही है, मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इस लिमिट को यहाँ पर रख देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस लिमिट को रखेंगे, माइनस टाइम्स इस लिमिट को रखेंगे, तो कितना जाएगा आपके पास i, चलिए मैं यहाँ ना लिख के यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास अब फाइनली क्या बचा, आपके पास जब आप इन दोनों लिमिट्स को आप वापस से रख देंगे तो आपके पास आएगा 1/4 माइनस 1 ओवर x प्लस वाई प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पर से थोड़ी सी जगह कम हो रही है। तो फाइनली जब आपने इसमें लिमिट्स वगैरह रख दी तो आपके पास आएगा डबल इंटीग्रल ऑफ -1/2 1/4 माइनस 1/x प्लस वाई प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पर अब आपके पास बचा है dy dx। मेरी बात समझ आ रही है, हमने z वाले को इंटीग्रेट कर दिया है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तब आपको क्या करना होगा, असल में जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर डबल इंटीग्रल की अब हेल्प लेनी होगी, ठीक है। तो डबल इंटीग्रल मतलब रीजन पे कैसे हम जाएंगे, सपोज आपके पास ये एक प्लेन था, ठीक है।
तो अगर आपके पास अब dy dx बचा है, मतलब आपको उस रीजन पर इंटीग्रेट करना है, तो आपको देखना क्या है, इस प्लेन का प्रोजेक्शन, ये जो प्लेन आपके पास है कंप्लीट, इसका आपने प्रोजेक्शन देखना है एक्स वाई प्लेन पर। इस प्लेन का नाम है एक्स, इसका नाम है वाई। तो एक्स वाई प्लेन इस प्लेन को कहते हैं, जो इसका सरफेस है, जिसका फ्लोर है, उसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो जब आप इसका इस पे प्रोजेक्शन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है। जब आप इस प्लेन का प्रोजेक्शन देखेंगे, प्रोजेक्शन का मतलब है परछाई, तो जब आप इस सपोज आप यहाँ पर एक टॉर्च जलाते हैं तो आपको इस एक्स वाई प्लेन पर क्या परछाई दिखेगी, आपको इस प्लेन पर ऐसी कुछ परछाई दिखेगी। जब आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब आप आपको फ्लोर पे देखना है, तो फ्लोर पर z कितना है, 0। तो इस इक्वेशन में अगर आप z 0 रख देंगे तो वो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, x + y = 1। तो अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल को इस रीजन पर इवेलुएट करना है, जो ये रीजन आपके पास है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। i कितना आ जाएगा आपके पास, हाँ, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फिर से एक बॉक्स बनाऊँगा। इस रीजन में एक बॉक्स बनाया, सपोज इसको विड्थ दे दी dx और लेंथ दे दी dy को यहाँ से मूव कर यहाँ तक जाना है। इस टॉप पर y की वैल्यू कितनी है, 1 - x, और नीचे y की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 से 1 - x तक। फिर आप x देख लीजिए, इसकी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट 1, 0 आएगा, तो x कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, 0 to 1 तक। यहाँ पर आएगा -1/2, 1/4 - 1/x + 1 to the whole square dy dx। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब बस कुछ नहीं करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब सबसे पहले आप dy को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि x कांस्टेंट है, तो अगेन आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे उस फॉर्मूले का यूज़ करके, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 1/4 y - 1/x + y + 1। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आ जाएगा। और लिमिट्स आपके पास क्या है, 0 to 1 - x। मेरी बात समझ आ रही है? तो फाइनली आपके पास कितना जाएगा, ये जब आप ऊपर वाली लिमिट्स को रख देंगे और नीचे वाली लिमिट्स को भी रख देंगे, तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा 3/4x - 1/8x²। ओके, और सॉरी यहाँ पर x नहीं आएगा, -1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई इंटीग्रेशन में। जब आप लिमिट्स को रख देंगे, इंटीग्रेशन तो हो चुका है, लिमिट्स आपको रखनी है, तो आपके पास आएगा 1/4x - 1/x + 1 dx। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आपको खुद ही करनी होगी। आपको ये लिमिट्स यहाँ पर y की जगह रखनी है और y की जगह फिर 0 रखना है। ठीक है, लिमिट्स आपको पुट करनी आती है, y की जगह आपको लिमिट्स पुट करनी है। अब आपके पास ये सिंगल इंटीग्रल हो गया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 3/4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3/4x। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/8, और इसका कितना हो जाएगा, log x + 1। फिर आप ये लिमिट्स को पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये कितना जाएगा आपके पास फाइनली, 1/2 ऑफ log 2 - 5/8। तो फाइनली आपने देखा कि हमने कुछ नहीं करा, हम सेम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हम डबल इंटीग्रल में कर रहे थे। वहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, पहले y को इंटीग्रेट कर रहे थे, फिर x को इंटीग्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पर बस हमें वो काम रिपीटेड इंटीग्रल वाला 3 बार करना होगा, कि जब हमने सबसे पहले dz को इंटीग्रेट करा, फिर dy को इंटीग्रेट करा, फिर dx को इंटीग्रेट करा। तो बस, तो इसी तरीके से आसानी से ये चीज़ें जो हैं सॉल्व हो सकती हैं। इसमें हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आपने बेसिक इंटीग्रेशन क्लास 12th में सीखा था वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप 1/x + a टू द होल क्यूब का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है ना, z यहाँ पर वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये तो आपने क्लास 12th में भी करा था, सेम यहाँ पर आप वही कर रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, हर जगह आप वही कर रहे हैं, क्लास 12th वाले इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं। बस आपने क्या करना है, रिपीटेड इंटीग्रल्स का यूज़ करना है, कि जिस समय आप z को इंटीग्रेट कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है,
तो आप क्लास 12 को वहाँ पर लाइए और क्लास 12 के हिसाब से आप इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही करना है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल फिनिश होता है। अब मैं क्या करा रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल करा रहा हूँ जिसमें कि हम देखेंगे, थोड़ा सा ईजी एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम वहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल को हम थोड़ा सा सॉल्व करना सीख लेंगे। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को देने से पहले अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देते हैं। तो मैंने आपसे बात करी थी कि ट्रिपल इंटीग्रल क्या है, कि अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल होगा और उस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको किसी रीजन पर इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें उसे किसी वॉल्यूम पर ही इंटीग्रेट करना होगा। अब हमारे पास फंक्शन ये यहाँ पर दिया हुआ था, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये फंक्शन f जो आपको दिया हुआ था, अगर आप 1 ले लें, ठीक है, अगर आप फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन ले लें 1, तो ये जो i इंटीग्रल होगा इस v रीजन पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप f की जगह 1 पुट कर देंगे, तो जिस भी रीजन पर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी रीजन मैंने गलती से बोल दिया, जिस भी वॉल्यूम पर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मेरे पास इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी वॉल्यूम दिया रहता और मैं f को 1 ले लेता, तो मैं उसका क्या निकाल रहा हूँ, इसका मतलब वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? तो फाइनली क्या निकल के आया हमारे पास एक रिजल्ट, कि अगर आपको किसी की जो आपके पास कोई वॉल्यूम है, ठीक है, उसका वॉल्यूम अगर आपके पास कुछ वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल, उसमें आपको इसे कुछ क्या करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो बस आप इसी ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करिए, पर आप फंक्शन को 1 ले लीजिए। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। मेरी बात समझ आ रही है? तो चलिए, ये तो अभी मैंने बता दिया है, अभी इसका हम क्वेश्चन तो कुछ नहीं करेंगे, पर हम एक और ट्रिपल इंटीग्रल की एक्सरसाइज करेंगे जिसकी हेल्प से हमें क्या है, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इसको फटाफट करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ उस इंटीग्रल को जिसको हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रल है जिसको आपने इवैल्यूएट करना है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट लिख दी, पर सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, इंटीग्रल को, इसको बिना हम फिगर बनाए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप बिना फिगर बनाए इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, पर आपकी नॉलेज के लिए अगर आपको नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी में, तो आपको हमेशा उसका एक डायग्राम, आपके पास इस रीजन का एक ग्राफिकल डायग्राम आपके दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि ये रीजन है क्या, ये इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसको बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व करा जा सकता है, पर मैं देखना चाहूँगा कि ये है क्या रीजन। ठीक है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए सबसे पहले कि यहाँ पर हमारे पास z जो दे रखा है वो दे रखा है z इज लेस देन a है। ठीक है, z इज लेस देन a और ग्रेटर देन माइनस a। ठीक है, तो मैं हमेशा z एक्सिस इसको मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, और इसको x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ। तो ये पॉजिटिव z एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव y एक्सिस होती है। तो अगर मैं इसी को नीचे नीचे ले आऊँ तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव z एक्सिस। जिस तरीके से एक्स वाई प्लेन पर आप इसे कहते थे एक्स वाई, तो ये पॉजिटिव होते थे, लेकिन इसके पीछे बैकवर्ड हिस्सा नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव होता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम होता है कि अगर आप z को नीचे नीचे ले आएँ उसी वे में, तो वो नेगेटिव z एक्सिस होती है। तो z की वैल्यू माइनस ए है, तो इसका मतलब वो यहाँ कहीं है, ये है माइनस ए। ठीक है, z इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पर z इज इक्वल टू ए आप इसे मान लीजिए। ठीक है, सिमिलरली y का आप देखेंगे तो y किस किस के बीच में है, b से माइनस b के बीच में, ये आपके पास नेगेटिव y एक्सिस है। तो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास इसे मान लीजिए आप कुछ आपका b, ये माइनस b है और ये है b। ठीक है, ओके। सिमिलरली x भी आपके पास कितना है, x आपके पास
माइनस सी से सी तक है। तो अगर आप इसको इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये माइनस ये सी है और ये है माइनस सी कहीं इस तरफ। मेरी बात समझ आ रही है? तो फाइनली आप क्या पाएंगे कि आपको क्या मिला है, आपको एक क्यूबॉइड मिला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर मैं इस क्यूबॉइड को ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे इस क्यूबॉइड को ड्रॉ कर सकता हूँ। आइए सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेस का देखते हैं कि बेस में क्या हो रहा है। बेस में ऐसा हमारे पास है, मेरी बात समझ आ रही है? ये हमारे पास है बेस, तो बेस हमारा ये है। तो मैं सबसे पहले बेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा चले गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, बेस है, ठीक है। यही सेम आगे हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास बेस है। अब हाइट कितनी है, जो बेस से ऊपर जाना है आपको, कितना जाना है बेस से ऊपर a टाइम्स ए हाइट पर, और बेस से नीचे कितना जाना है -a टाइम्स। मेरी बात समझ आ रही है? तो सपोज कर लीजिए कि ये आपने हाइट इसकी उठा ली, तो आपने a हाइट उठा ली, तो ये एक बॉक्स बन गया। अब -a नीचे की तरफ है। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, डॉटेड करता हूँ ताकि समझ आ पाए। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ आ गई। ये आपको रिप्रेजेंट हो गया कि क्या है, ये एक क्यूबॉइड है एक तरीके से। तो अगर आपके पास ये लिमिट्स दी रहेंगी तो आपको डायरेक्टली पता लग जाना चाहिए कि अगर तीनों लिमिट्स कांस्टेंट हैं, ठीक है, इस टाइप से है, -a -b -c इस टाइप से कुछ हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक क्यूबॉइड है। आपको ये समझ आ गया होगा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि ये क्यूबॉइड क्यों है। ठीक है, तो ओके, अब देख लेते हैं कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। हम ये चीज़ को देख लेते हैं अभी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ पूरा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओके, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेसिक सा काम है कि आप क्या करें, सबसे पहले आप z को इंटीग्रेट करें। तो z को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ ये वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, -c to c -b to b, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x² + y² इंटू z प्लस z³ 3। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है x² + y², तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लेट अस से कि कांस्टेंट c है तो cz हो जाएगा, तो हमने cz कर दिया है, प्लस z³/3, और लिमिट है -a to a। ठीक है, ये आपके पास लिमिट्स हैं। अब जब आप इस लिमिट्स को वापस यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास फाइनली बचेगा कि ये काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है इसकी, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ इसको। तो जब आप इसके लिमिट्स यहाँ पर रख देंगे तो ये कैलकुलेशन आपने खुद ने करनी है, मैं नहीं करूँगा इस कैलकुलेशन को। तो जब आप लिमिट रख देंगे तो आप फाइनली पाएंगे कि आपका आंसर इतना आ रहा है, a³ प्लस ay² प्लस az² d। सही है सब कुछ, हाँ ठीक है, सब सही है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, dy dx। ठीक है, तो इतना आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, मैंने क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जब आप पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब हम y को इंटीग्रेट कर देंगे। तो y को इंटीग्रेट करते टाइम थोड़ी सी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एक सेकेंड। यहाँ पर मेरे हिसाब से आएगा x²। ठीक है, यहाँ पर x² आएगा, यहाँ पर z² की बजाय हमें क्या मिलेगा, x² मिलेगा। ठीक है, हाँ अब सब कुछ सही है। तो बस अब क्या करना है, इस y को इंटीग्रेट करना है। ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जैसा हम डबल इंटीग्रल में करते थे। तो सिमिलरली आप इसी को, अब अभी डबल इंटीग्रल है तो अब तो मैं इसको बताऊंगा नहीं आगे, क्योंकि आपको यही सेम इंटीग्रेशन आगे करता हुआ चलना है। तो मैं एक बार और कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर कितना हो रहा है, ये जब आप इसको वेरिएबल मान के इन दोनों को कांस्टेंट मान लेते हैं तो आपको y को इंटीग्रेट करना है। तो उस समय कितना जाएगा, a³/3 प्लस ax² y प्लस ay³/3, यही इसका इंटीग्रेशन होगा। और लिमिट्स आपके पास कितनी है, -b से b और dx। ठीक है, तो फाइनली जब आप ये सब कुछ करके जो सिंगल इंटीग्रल है उसको भी आप क्या कर लेते हैं, अगर सिंगल इंटीग्रल को भी आप इवेलुएट कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ abc/3 a² + b² + c²।
तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसा हम डबल इंटीग्रल में करते थे हमें सिमिलरली यहाँ पर वही करते हुए चलना है। हमने सबसे पहले dz को इंटीग्रेट करना है, उसके बाद dy को, उसके बाद dx को। तो ट्रिपल इंटीग्रल में सिर्फ यही है हमारे पास जो हमें सीखना था। तो मैं इस लेक्चर को अब यहीं पर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिरिचलेट थ्योरम, और उसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ ट्रिपल इंटीग्रल को हम डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं यूजिंग द डिरिचलेट थ्योरम। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।